किया नोटबंदी का, बहुत कुछ चीजें इसमें आ गई है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इन सब के बावजूद भी जनता ने इतना समर्थन क्यों दिया। विषय यह था, मैं फ्रांस की क्रांति का एक जिक्र करता हूं। उसमें एक राइटर हुए थे रूसो ने एक अपना कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था जनरल विल, और उसने उस समय के शासन करने वाले लोगों को यह कहा था कि शासन करने वाले लोगों को जनरल विल के आधार पर फैसला करना चाहिए, सामान्य इच्छा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, विल ऑफ द नेशन, जनरल विल। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, इनको भी कहना चाह रहा हूं, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया उस समय जनरल विल क्या थी? जनरल विल ये थी कि इस देश में ब्लैक मनी जनरेट होना बंद हो। जनरल विल ये थी कि जो आतंकवादियों को फंडिंग होती है वो बंद होनी चाहिए, फेक करेंसी इस देश से गायब होनी चाहिए, और इस देश में जो ब्लैक मनी जनरेट होती है उसके बाद 1 नंबर और 2 नंबर का बिजनेस होता है, ईमानदार सही कौन है, बेईमान कौन है, इसका भेद नहीं होता है। ये सब चीजें देश के मतदाताओं के मन में थी खून की तरह। तो जब जनरल विल के आधार पर फैसला लिया मोदी जी ने, तो जनता इस फैसले के साथ खड़ी थी। माना कि फैसला कड़ा था, लेकिन तमाम मुसीबतों के बाद भी देश मोदी जी के साथ खड़ा था। वो तो प्रूव ही हो गया चुनाव रिजल्ट से, लेकिन यह रहस्य लोगों के समझ में नहीं आया, और बहुत से लोग इसके विरुद्ध बहुत सी कि 8 लाख करोड़ का घपला हुआ है, आप पार्टी ने बोला और किसी ने क्या बोला, लेकिन इन सब बातों के बावजूद कई ऐसी चीजें हैं जो कि एक सामान्य नागरिक सोचता है कि आतंकवाद कहां खत्म हुआ। अभी भी तो फंडिंग कम हुई तो आतंकवाद में अपने कश्मीर में हो ही रही हैं चीजें, और भी कई ऐसे मुद्दे जो लोग उठाते हैं उसके बारे में आप बताएं। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मनी कहां बंद हुई, अब तो वापस जो है और इजी कर दिया, 2000 का नोट करके। पहले तो अगर एक इतने बड़े में 1000-2000 में तो और ज्यादा कम जगह में ही वो चीज हो जाएगी। इस तरह की आलोचनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं और ऑडियंस को भी कहना चाहता हूं, हम 2017 में बैठे हैं और ये महीना है मई का। आपने तारीख 13 सुनी है। मैं कहना चाहता हूं कि 2017 का जब भी कोई असेसमेंट करेगा, और आप लोग करोगे निश्चित रूप से कि 2017 का वर्ष कैसा था, तो मैं कहूंगा कि आप असेसमेंट में यही करोगे कि 2017 का वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलाया जाएगा आने वाले समय में, और कहलाया जाएगा। इसके 2-3 कारण हैं बड़े। डीमोनेटाइजेशन का आपने जिक्र किया, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश तेजी से बढ़ा। पहली बार हमने देश में बजट को 28 फरवरी से 1 फरवरी किया। पहली बार हमने रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पूरक प्रश्न है इस पे, कि जो बजट को अप्रैल 1 से आप 1 जनवरी तक जो कर रहे हैं, दिसंबर 31 तक, उससे क्या डायरेक्ट फायदा जनता को क्या फायदा है इससे? देखिए, पहले मैं जो किया वो बता दें, वो तो आगे का है, सेकंड में बता दीजिए। पहली बार हमने रेल बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया। पहली बार हमने प्लान और नॉन प्लान के भेद को, बड़ा मुश्किल होता था जी, राज्य सरकारें खर्चा कर देती थी, बोला ये तो नॉन प्लान में था बजट, आपने कैसे कर दिया, वापिस आई प्लानिंग कमीशन में, ठीक कराइए। फिर आपके प्लान में खर्चा ज्यादा कर दिया, कम रह गया, तो फिर प्लानिंग कमीशन में ब्यूरोक्रेसी, बार बार राज्य सरकारों को प्लानिंग कमीशन में जाना पड़ता था। पहली बार ये भेद समाप्त हुआ प्लान और नॉन प्लान का। पहली बार फाइनेंस बिल, हमेशा फाइनेंस बिल पास होते होते मई जून निकल जाती थी, खर्चा शुरू जुलाई में शुरू होता था, और हमने पहली बार 31 मार्च से पहले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 31 मार्च से पहले फाइनेंस बिल पास कर दिया, और 1 अप्रैल से हमने खर्चा करना शुरू कर दिया। ये आर्थिक सुधारों का वर्ष इसलिए कहलाया जाएगा। और 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने वाला है, सबसे बड़ा सुधार है, सबसे बड़ा सुधार है। इसलिए मैं कह रहा हूं 2017 का वर्ष जो है वो आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलाया जाएगा। आपने जो एक जिक्र किया कि रहस्य क्या है, रहस्य यह है कि हम इस देश को आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं। रहस्य यह है कि हमारे देश का जो टैक्स नेट है वो कम है। रहस्य यह है कि गांव में कब तक
हम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गांव का आदमी एप्लीकेशन लेके आता, पानी बिजली। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कब तक वो एप्लीकेशन लेके आता रहेगा? क्या हम पानी बिजली दे नहीं सकेंगे? जब देने की बात आती कहते हैं टैक्स नेट हमारा कम है। क्या इस देश में 10 लाख से ज्यादा इनकम करने वाले लोग 24 लाख ही हैं? जनता सब जानती है। इसलिए जब मोदी जी ने फैसला लिया तो जनता ने मोदी जी का साथ दिया। और ये रहस्य क्या है? यही रहस्य है कि गरीब केंद्रित ये योजना थी, इंपावरमेंट इस देश का करना था। और 21वीं सदी का जिक्र अभी आपके इस चैनल पे आया। 21वीं सदी में ये सदी एशिया की होने वाली है। ये अब 21वीं सदी यूरोप की और अमेरिका की नहीं है, ये एशिया की होने वाली है। और इस एशिया में तो यहाँ ड्राइवर बन के आएंगे। और एशिया में जब 21वीं सदी एशिया की हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसमें 21वीं सदी एशिया की हो, उसमें ठीक है, लेकिन एशिया में भी भारत की हो, ये आवश्यक है। इसलिए भारत को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी ने कि यह वर्ष आर्थिक सुधारों का वर्ष रहा। और किसी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम अगर लाते हैं तो उसमें कुछ टीथिंग ट्रबल जैसे होती हैं, वो होती हैं। वैसा ही नोटबंदी में भी हुआ, जीएसटी में भी संभावित है कि शुरू में कुछ डिफिकल्टियां आएंगी, हो सकता है सॉफ्टवेयर भी क्रैश एक आध बार हो, इस तरह की चीजें होंगी। देश की जनता का कर्तव्य बनता है कि वो उस सरकार का साथ दे और भावना को देखे कि ओवरऑल जो इंटेंशन है वो देश का भला करने का है। तो इन भावनाओं के साथ अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। देश की जनता अखबारों में, चैनलों में रोज रोज जीडीपी के बारे में बोलती रहती है, जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी के रहस्य के बारे में भी आप एक गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हो, इस चैनल को आज काफी मेरे ख्याल से लाखों में लोग देख रहे हैं, तो उनका भी फायदा होगा कि ये जीडीपी क्या चीज है और जीडीपी का बढ़ना। और दूसरा इसमें एक पूरक प्रश्न ये है कि आधार वर्ष को घटाना बढ़ाना ये क्या चीज है? देखिए, जीडीपी के बास्केट में 3 चीजें आती है। एक आता है कंजम्पशन, एक आता है इन्वेस्टमेंट और एक आता है एक्सपोर्ट। बाकी थोड़ी बहुत विसंगतियां होती हैं जो ठीक करते रहते हैं। ये जो आधार वर्ष की आपने बात करी, ये आधार वर्ष जब से देश आजाद हुआ तब से आधार वर्ष होता रहता है, चेंजेज होता रहता है। ये एक आधार वर्ष का यस, ये तब से ही हमने एक फॉर्मूला बना रखा है। देखिए, जीडीपी में जो कंजम्पशन है वो करीब 65% से 70% के बीच में रहता है एवरेज। कंजम्पशन में जो भी कोई नागरिक चीज कंज्यूम करता है वो सारी चीजें आती है। ये मैंने शर्ट लिया और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैंने कोई रोटी ली और मैं कंज्यूम कर रहा हूं, इसके लिए मैं बदले में कोई न कोई चीज चुका रहा हूं, वो इकोनॉमी को जनरेट करती है। तो ये कंजम्पशन बड़ी संख्या में है। आज की तारीख में कंजम्पशन 68% के आसपास है जीडीपी में, बास्केट में। दूसरा जो बड़ा विषय है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, जैसे आप यहां अमेरिका से इन्वेस्टमेंट के लिए आए, हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई सरकारी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा कोई कारखाना लगाते हैं, पब्लिक सेक्टर की कोई चीज लगाते हैं, वो सरकारी इन्वेस्टमेंट है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये भी 28 से 30% के बीच में रहता है, वेरी करता है। कभी 28, कभी 29, कभी 30, ये वेरी करता रहता है। आज की तारीख में 28% है, 68 और 28। अब बच गए 4%। ये 4% एक्सपोर्ट है बस। हाँ, ये 4% ही एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, बस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वो आपका 4% एक्सपोर्ट का। हम लोग अभी नेट बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? यस, पॉजिटिव है। अब क्या, ये तो हो गया जीडीपी। इसमें कुछ चीजें विसंगति के लिए होती है, जिसको हमारा जो सांख्यिकी संगठन है वो उसको छोटा मोटा करेक्शन करके ठीक करता रहता है। ये मोटे मोटे चीजें। अब कुछ लोगों ने कहा नोटबंदी के बाद सब जीडीपी घटेगी, 2% घटेगी, हाँ, यहां तक कह दिया। अब मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से तेजी से आर्थिक सुधार हुआ है, शैडो इकोनॉमी। अब देखिए, एक बड़ा हिस्सा था इसमें, ये जो रहस्य आप पूछ रहे हो ना, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी कि भारत में 23.7% शैडो इकोनॉमी है। शैडो इकोनॉमी वो होती है जो इकोनॉमी तो है लेकिन काउंट नहीं होती। हवाला के माध्यम से काम हो रहा है, 2 नंबर से कोई काम कर रहा है,
तो जब काउंट नहीं होती और अब डीमोनेटाइजेशन के बाद वो काउंट होने लग जाएगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा कारण है। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो नेचुरली जीडीपी बढ़ेगी। ये तो एक जनरल जनता की फीलिंग है कि आज हम जाते हैं, दुकानदार बोलता है बिल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आधा काम तो बिना बिल के ही होता है। यस तो यस। अब जब जीएसटी आएगी तो बिल तो काटना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, बिना बिल के करने से वो क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा अपना इनपुट। क्रेडिट के अलावा एक चीज और मैं सुराना साहब इसमें कहता हूं कि जीएसटी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी को हमने भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। 165 देशों में जीएसटी लागू है, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रांस ने इसको शुरू किया। हाँ, कभी कभी अखबार में लेख आते हैं जिससे जनता डर जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद काम करना आसान हो जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है, 20 लाख तक तो हमने थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है। जो डीलर 20 लाख तक के हैं उनको कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद हमने 50 लाख तक का कंपोजिशन स्कीम लाए हैं, जिसमें 50 लाख तक जिनका टर्नओवर है वो इसमें कराएंगे। उसमें रेट अलग है, ट्रेड की 1% है, और मैन्युफैक्चरिंग की 2% है, और उसमें कम है, रेस्टोरेंट के लिए 3%, 50 लाख में मतलब आपको 50 रेस्टोरेंट के लिए 5% है। उसके अलावा 50 लाख से ऊपर 1.5 लाख तक के जो डीलर हैं वो स्टेट के पास है। उसमें 90% स्टेट के पास है, 10% सेंटर को जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, अल्फाबेट से जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये डिसीजन हो गया, 1.5 करोड़ से नीचे वाले सारे स्टेट के 1.5 करोड़ से नीचे वाले डीलर हो गया। हाँ, हो गया, क्लियर हो गया। 90% कंफ्यूजन चल रहा है। नहीं, क्लियर हो गया। 90% स्टेट के पास रहेंगे, 10% सेंटर के पास रहेंगे। और 1.5 करोड़ से जो ऊपर के डीलर हैं वो 50-50 सेंटर के पास, पहले तो पूरा ही सेंटर के पास। नहीं, 50-50 बहुत। ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एक उदाहरण, स्टेट को ज्यादा मिल रहा है एक तरह से। यस, और इसलिए कोई घाटा होने वाला ही नहीं है राज्यों को, इसलिए राज्य फटाफट पास कर रहे हैं जीएसटी। अच्छा, मजे हैं उनके। हाँ, और नहीं, इसमें सेंटर को भी फायदा है, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ जाएगा ना, तो सेंटर का भी टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा और राज्यों का भी बढ़ेगा। तो जीएसटी के बारे में आपने बताया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कई रूरल व्यूअर्स हमारे चैनल को अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आपको ज्ञान के लिए, फिर उसमें कोई पूरक प्रश्न होगा तो मंत्री जी से पूछेंगे। वो ये है कि जो आप लेते हैं सेल्स टैक्स बदल करके वैट हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स, अब सर्विस टैक्स एक अलग से आई थी चीज, जिसमें आप कहीं पे जाते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, एयरलाइन की टिकट लेते हैं या रेलवे की टिकट लेते हैं, उसमें भी एक सर्विस टैक्स का पोर्शन होता था। ये अलग अलग टैक्स थे, राज्यों में अलग अलग टैक्स थे, एंट्री टैक्स अलग था, इस तरह करके करीब जो मैंने पढ़ा है जहां तक कम से कम 15-20 तरह के अलग अलग टैक्स थे। उन सबको सबस्यूम करके, मतलब सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स होगा पूरे देश का, जिसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रखा गया, जीएसटी। जिससे एक तो टैक्स रेट का जो व्यापारियों को डिफरेंस होता था कि कहीं पे पंखे पे 5% वैट है, कहीं पे पंखे पे 14% वैट है, इस तरह की विसंगतियां भी दूर हो जाएंगी और इंटर स्टेट ट्रेड बहुत ही आसान होगा, जिससे कि यहां का डीलर जो है वो बंगाल के डीलर को आराम से सामान भेज सकेगा और उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकेगा। इसलिए ये बहुत ही, और एक ही नेटवर्क से इसको टैकल किया जाएगा पूरे देश में, नहीं तो अभी वैट का नेटवर्क हर राज्य का अलग अलग होता है। तो इन सब को देखते हुए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है। लोगों को डाउट केवल इसलिए थोड़ा सा होता है कि 130 करोड़ का देश है, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बनना है, एक साथ हम लागू कर रहे हैं, कोई पायलट प्रोजेक्ट इसका हो नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि, और आज ही खबर थी कि साइबर अटैक हुआ है जिससे कि कितने 100 देशों के कंप्यूटर्स पे अटैक हो गया है। इन सब चीजों से लोगों के मन में थोड़ी सी जिज्ञासा है, थोड़ी सा हल्का सा डर है। इसको आप थोड़ा सा दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए सुराना साहब, 2-3 चीजें जो आपने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया, 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो मैं फिर कह रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है। इस सरकार की मंशा साफ है कि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस देश में जो भी नागरिक रहते हैं उनको तंग करने की मंशा इस सरकार की कतई नहीं है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, 1 जुलाई से जब ये लागू होगा, 3-4 तरह के प्रश्न उठते हैं कि साहब इसमें 36 रिटर्न है, हम रिटर्न कैसे भरेंगे, क्योंकि सब सिस्टम ऑनलाइन है। तो हमारे यहां जैसे अभी पीपी चौधरी साहब कह रहे थे, हम हर अटल सेवा केंद्र में आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
कहीं कोई गांव का आदमी भी रिटर्न भरना चाहेगा तो उसमें हम जीएसटी सुविधा केंद्र भी बनाएंगे। वैसे तो 20 लाख